नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज हम लोग जो है अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ शब्दावली के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें जानना आवश्यक है। यदि आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये जानना अति आवश्यक है। कभी भी आप अगर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी होते हैं जो आपके समझ में नहीं आती है। मान लीजिए आपने एग्जामिनेशन में गए, एग्जामिनेशन देने के लिए आपका एग्ज़ाम था और कई प्रश्न आपको ऐसे मिले जो समझ में भी नहीं आए, उसकी ऑप्शन नहीं समझ में आया या फिर उसका प्रश्न नहीं समझ में आया कि पूछना क्या चाह रहा है। क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि उसमें कुछ शब्दावली का ऐसे समावेशन कर दिया जाता है जिसके कारण क्या होता है, समझ में नहीं आता है। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ आईएएस की तैयारी के लिए। बहुत से सारे बच्चे जो है आईएएस की तैयारी करते हैं, यूपीएससी, यूपीपी, सीएस, इतने जितने भी स्टेट सिविल सर्विसेज हैं उसकी तैयारी करते हैं। तो उसमें क्या होता है, होता ये है कि वो प्रश्न जो होता है वो इंग्लिश फॉर्म में बनता है, इंग्लिश में ही बनता है। फिर उसका क्या कर दिया जाता है, ट्रांसलेट कर दिया जाता है। यानी इंग्लिश का ट्रांसलेटेड फॉर्म जो होता है वो हिंदी बहुत ही टफ होती है, तो इसलिए बहुत से ऐसे टर्मिनोलॉजी होते हैं जो हमें प्रश्न का जवाब हमें पता है, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन ही नहीं समझ में आता है कि ऑप्शन क्या दे दिया है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये वजह, ये कारण क्यों होता है, हम अपने आप को कंफर्टेबल फील क्यों नहीं कर पाते? इसलिए क्योंकि हमारी शब्दावलियाँ यानी हमारी टर्मिनोलॉजी क्या नहीं रहती है, समृद्ध नहीं रहती है। तो इसी श्रृंखला में मैंने बहुत सारे आर्थिक शब्दावली के बारे में चर्चा किया है आपके इसी चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा है तो आप अवश्य देखिए और समझिए और उसका एक नोट्स बनाइए। कभी भी कोई भी प्रश्न हल करते वक्त अगर आपको कोई समझ में ना आए, कोई टर्मिनोलॉजी ना समझ में आए, तो आइए आप इस चैनल पे, आपका स्वागत। आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करिए, मैं उससे संबंधित आपके लिए वीडियो अवश्य बनाऊंगा। तो आइए आज हम लोग समझते हैं क्या है औसत उपभोग प्रवृत्ति, एडवांस डिक्लाइन, उपार्जित आय, एमोर्टाइजेशन क्या होता है। हम लोग इसके बारे में बहुत ही सरल वे में, बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। औसत उपभोग प्रवृत्ति औसत उपभोग प्रवृत्ति ये होती है कि आपकी जो आय होती है, जितना आपकी आय हो रही है और जितना आप उपभोग कर रहे हैं, यानी आपके उपभोग में कितना व्यय हो रहा है, इन दोनों का अनुपात ही कहलाता है औसत उपभोग प्रवृत्ति। आय का वह भाग जो उपभोग पर व्यय होता है और औसत उपभोग प्रवृत्ति वह कहलाता है। मान लीजिए आपकी आय कितनी है, 50,000, ठीक, और आपकी जो उपभोग है वो 5,000 है। उपभोग का मतलब क्या हुआ कि आप जो क्या करते हैं, इसका इतना खर्च करते हैं आपके डेली की जो ज़रूरतें होती हैं या फिर अपनी लाइफस्टाइल के लिए। तो आपने क्या करा, 50,000 आपका इनकम है और आपका जो खर्च यानी उपभोग व्यय है जो वो 5,000 है। तो आपका कितना हो गया, ये कहा जाए तो ये आपका एक प्रकार से कहा जाएगा जो इसके बाद जो निकलेगा, यानी 50,000 आपका सैलरी हो गया और आपने खर्च कितना करा, 5,000 खर्च करा। जब 5,000 खर्च करा, जो बचेगा वही क्या कहलाएगी आपकी औसत उपभोग प्रवृत्ति। आय का वह भाग जो उपभोग व्यय होता है, यानी आपने जितना कमाया उसका कितना भाग आपने अपनी ज़रूरतों के लिए खर्च किया, ठीक, औसत उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है। औसत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए उपभोग और आय का अनुपात निकाला जाता है, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर किया है। क्या किया है हमने यहाँ पे क्या किया है कि आपकी जो सैलरी है, आपकी जो इनकम है और आपकी जो उपभोग है, उसका हमने अनुपात यानी उसका रेशियो ले लिया, तो वही हमारा ज्ञात करने का तरीका हो गया। तो ये हो गया औसत उपभोग प्रवृत्ति। ये एडवांस डिक्लाइन क्या होता है, एडवांस डिक्लाइन ये देखिए आईएएस 2004 में पूछा भी गया है। यह शेयर बाजार की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करने वाला एक माप है। किसी समयावधि में मूल्य वृद्धि को प्रदर्शित करने वाले शेयरों की संख्या का मूल्य ह्रास वाले शेयरों की संख्या के साथ अनुपात की एडवांस डिक्लाइन कहलाता है। एक बार समझिएगा इसको। एक शेयर बाजार, यह शेयर बाजार प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित करने वाला एक प्रकार से कहा जाए कि स्टैंडर्ड है। किसी समयावधि में मूल्य वृद्धि को प्रदर्शित करने वाले शेयरों की संख्या का मूल्य ह्रास,
यानी जो शेयर मूल्य वृद्धि, यानी जो शेयर ऐसा होता था कि जो मूल्य वृद्धि को प्रदर्शित कर रहा था कि हाँ अब मूल्य में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, यानी इंक्रीज हो रहा है। और जो शेयरों की संख्या होगी, यानी जो शेयर की संख्या होगी पहले 5 थी और अब क्या हो गई, 3 हो गई या 2 हो गई। और इनकी शेयरों में जो, आप इसको दूसरी भाषा में समझिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्या हो गया, शेयरों की संख्या जो है, शेयर की जो संख्या है, ठीक, इनके मूल्य वृद्धि में जो प्रदर्शित करेगा इनके मूल्य में कितना वृद्धि हो रहा है। और इसके साथ साथ ये समझना है कि शेयर में कितने मूल्य ह्रास हो रहे हैं, उनकी प्राइस में कितनी कमी आ रही, कितनी गिरावट आ रही है। ठीक, जो जितनी गिरावट आएगी इसी का ही अनुपात अगर आप ले लेंगे तो वही कहलाएगा एडवांस डिक्लाइन। ठीक, क्या कहलाएगा ये, एडवांस डिक्लाइन कहलाएगा। यानी जो मूल्य ह्रास वाले शेयर थे, मूल्य ह्रास वाले शेयर और शेयरों की संख्या, यही क्या हो गया आपका अनुपात ही आपका हो गया एडवांस डिक्लाइन। क्या हो गया ये, एडवांस डिक्लाइन हो गया। आप क्या करिएगा, इसको लिखने के बाद जो है, इसका नोट्स बनाने के बाद उसके नीचे इस फार्मूले को भी कोट कर लीजिएगा, आपको समझने के लिए ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक, अब हम लोग समझते हैं उपार्जित आय क्या होती है। उपार्जित आय देखिए बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हो सकता है आप लोगों के साथ ऐसा घटित भी हो रहा हो। ये उपार्जित आय क्या है, वह आय जो चालू वित्त वर्ष में अर्जित कर ली गई हो परंतु वर्ष के अंत तक प्राप्ति नहीं हुई हो, उपार्जित आय कहलाती है। इसका तात्पर्य ये है कि आपने किसी फर्म में, किसी सेक्टर में, किसी इंडस्ट्री में क्या किया, आपने जॉब की और आपको कहा गया कि आप इतने दिन, आपका क्या हो गया, 1 मंथ या 2 मंथ का क्या हो गया, सैलरी हो गई, इनकम हो गई। लेकिन क्या हुआ कि आप मान लीजिए आपने जैन से ही यानी जनवरी से इसमें जो है ज्वाइनिंग करा, फिर उसके बाद क्या हुआ, दिसंबर तक यानी लास्ट तक दिसंबर महीने तक आपको क्या किया गया, पेमेंट ही नहीं दिया गया, आपको पेमेंट ही नहीं दिया गया। तो यही हो गया उपार्जित आय। है ना मज़ेदार समझने में कि आपने क्या किया, आपने सेवा तो दी लेकिन उसके बदले में इतना लेट हो गया, आपको श्रम कहा जाए, उसका जो वेज होता है यानी जो आपकी सैलरी होती है, इतना देर दिया गया, इतना लेट करके दिया गया, इतना समय लगा कर दिया गया कि पूरा का पूरा साल चला गया, यानी कि वो वर्ष का अंत ही हो गया लेकिन आपको पेमेंट नहीं दिया गया, आपका पेमेंट आपको नहीं दिया गया। तो यही हो गया उपार्जित आय। ऐसा होता है ना कई बार, ये खासकर प्राइवेट सेक्टर में ऐसा होता है कि आप कहीं पर क्या कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, सेवा दे रहे हो, परंतु आपने सेवा तो दे दिया 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने जो भी हो सका, लेकिन आपको पेमेंट मिल ही नहीं रही है। और पेमेंट ऐसा मिला है कि क्या हो गया, वर्ष के अंतिम महीने तक भी आपको नहीं मिला, यानी अब आपको नए साल तक इंतज़ार करना पड़ा। तो वही हो गया उपार्जित आय। हाँ, अकर्ड इनकम। ये क्या है, एमोर्टाइजेशन बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी, बहुत ही सरल है। कहा जाए किसी ऋण के ब्याज सहित पूर्ण भुगतान को ही एमोर्टाइजेशन कहते हैं। कि आपने क्या किया, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जो भी होगा, आपने क्या किया, मान लीजिए आपने 1 लाख क्या किया आपने लोन ले लिया। क्या किया, लोन ले लिया। अब आप क्या किए, इस पे जो भी इंटरेस्ट था 14%, 2% जो भी आपने जो भी इसके साथ डील करा, फिर उसके बाद क्या किया आपने, इसके साथ जो ऋण इंटरेस्ट के साथ इसको जब पे कर देते हैं तो इसी को बोलते हैं एमोर्टाइजेशन। मान लीजिए आपसे यही पूछ लिया जाता, आपसे यही प्रश्न कर लिया जाए कि एमोर्टाइजेशन से क्या है, और लगा दिया जाए कोई और ऑप्शन, उसमें लगा दिया जाए आपको कोई और ऑप्शन, मान लीजिए ये ऑप्शन लगा दिया जाए 1, 2, नहीं इसको मत लगाइए, ये तो अलग ही है, डिफरेंट ही है, 2 और 3 और 4th लगा दिया, इनमें से कोई नहीं, तो बताइए आपकी स्थिति क्या रहेगी।
जब आप इसको ही नहीं समझेंगे एमोर्टाइजेशन क्या है। चलिए हम लोग एक प्रश्न बना ही लेते हैं, एमोर्टाइजेशन से क्या आशय है। ऑप्शन 1, आय का वह भाग जो उपभोग पर व्यय होता है औसत उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है। ये चेंज करना पड़ेगा, उपभोग होता है, बस इसको यहाँ तक ही, ठीक। आय का वह भाग जो उपभोग पर व्यय होता है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 2, ऑप्शन नंबर 2 इसको ले लेते हैं, यह शेयर बाजार की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करने वाला एक माप है। यहाँ तक ही, ठीक, यहाँ तक ही केवल, उसके आगे रहेगा तो आप समझ जाएंगे। यह शेयर बाजार की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करने वाला एक क्या है, माप है। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2। ऑप्शन 3, वह आय जो चालू वित्त वर्ष में अर्जित कर ली गई हो, बस केवल यहाँ तक ही। वह आय जो चालू वित्त वर्ष में क्या कर ली गई हो, अर्जित कर ली गई हो। ऑप्शन 4, किसी ऋण के ब्याज सहित पूर्ण भुगतान को एमोर्टाइजेशन कहते हैं। अब देखिए मित्रों, कितना मज़ेदार प्रश्न का फ्रेमिंग हो गया कि एमोर्टाइजेशन से क्या आशय है। ऑप्शन 1 हो गया, आय का वह भाग जो उपभोग पर व्यय होता है। ऑप्शन 2, यह शेयर बाजार की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करने वाला एक माप है। ऑप्शन 3, वह आय जो चालू वित्त वर्ष में अर्जित कर ली गई हो, क्या कर ली गई हो, चालू वित्त वर्ष में अर्जित कर ली गई हो। और ऑप्शन 4, किसी ऋण के ब्याज सहित पूर्ण भुगतान को ही एमोर्टाइजेशन कहते हैं। ठीक मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोग महत्वपूर्ण 4 शब्दावली के बारे में समझा है, 4 शब्दावली के बारे में समझा है। औसत उपभोग प्रवृत्ति, एडवांस डिक्लाइन, उपार्जित एमोर्टाइजेशन। ठीक मित्रों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।